नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम लोग कक्षा 10 के चैप्टर 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक लाइन को पढ़ के उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों, जो कि नीचे दिया गया है, उस पर ध्यान दिए होंगे, या फिर नहीं दिए तो विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। क्या होता है? तो दूध शाम तक क्या हो जाता है कि फट जाता है, खराब हो जाता है, उसका स्वाद परिवर्तित हो जाता है। अगर लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में जब हम खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है? तो उस पर जंग लग जाता है, यही होता है। और क्या होता है जब भोजन पकाया जाता है? और क्या होता है कि हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम यह कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई भी है कि नहीं? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो आइए देखते हैं क्रियाकलाप 1.1। सबसे पहले इन क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन लें तो उचित होगा। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। उसके बाद इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या वर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये रहा हमारा वॉच ग्लास और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को इसमें इकट्ठा कर लिया गया जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया और उससे जो राख निकला। और ये रहा हमारा चिमटा और इसको कहते हैं बर्नर। जब हमने इकट्ठा कर लिया और उसे वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लिया तो मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव थोड़ा दूर रखिए। आपने क्या प्रशिक्षण किया? तो हम आगे देखेंगे कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ये इस तरह से बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऊपर दिए गए और कुछ क्रियाकलाप हैं, जैसे कि क्रियाकलाप 1.2, 1.3। तो आइए बारी बारी से एक एक पे नज़र डालते हैं। 1.1, एक परख नली में सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए, यानी कि लेड नाइट्रेट का घोल लेते हैं, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? तो ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अभी हम इसे जान लेते हैं। 1.3, इसके अंदर कहा गया है कि एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जस्ते के दाने के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली को स्पर्श कीजिए। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? तो हम देखते हैं कि कहीं अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो कहीं रंग में परिवर्तन हो जाता है, कहीं गैसों का उत्सर्जन होता है तो कहीं ताप में परिवर्तन हो जाता है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण के अध्ययन करेंगे। रासायनिक समीकरण क्या होता है, आइए इन पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा क्रियाकलाप 1.1 में कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के इस रूप को हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के रूप में जब लिखेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है और इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का जब हम शब्द समीकरण करते हैं तो इस प्रकार से होता है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक कहलाते हैं और इस साइड यानी कि राइट साइड जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं।
तो अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है और इसे अभिकारक कहते हैं, और इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे हम उत्पाद कहते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तित को उसके मध्य एक तीर का निशान के द्वारा लिखा जाता है और अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उसके बाईं ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उसके दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, यानी कि ये जो तीर है इसका सिरा प्रोडक्ट की तरफ, उत्पाद की तरफ होता है और अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है कि रिएक्शन इस ओर हुआ है और रिएक्शन हुआ है। अब है रासायनिक समीकरण लिखना कि क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है कि हम जो ऐसे लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मिलके बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या इससे भी संक्षिप्त लिख सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल। इसके लिए हमें शब्दों की जगह रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बना सकते हैं। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्र को स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है कि Mg+O2 से प्रोडक्ट बना MgO, इसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। और ये जो ऊपर वाला है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसे हम कहते हैं शब्द समीकरण। ठीक है, तो तीर के निशान के बाईं ओर जैसे कि आपको पता होगा कि ये अभिकारक हैं और इसमें परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें कि इसमें जितनी परमाणुओं की संख्या है इस साइड, क्या इस साइड भी उतनी ही परमाणुओं की संख्या है? यदि है तो समीकरण संतुलित है और यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है। ध्यान से देखें तो समझ में आएगा कि अभिकारक में जो ऑक्सीजन के अणु हैं वो 2 हैं, जबकि यहाँ पे उत्पाद में ऑक्सीजन के 1 अणु हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये संतुलित नहीं है बल्कि असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। तो किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है और इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। अब हम बात करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, यानी कि संतुलित किया ही क्यों जाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, ये आप पहले से जानते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी कि अभिकारक के जितने द्रव्यमान होते हैं वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होने चाहिए। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। जैसे कि आप यहाँ पे शब्द समीकरण देख सकते हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब मिलाया जाता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पे भी इसे शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण के द्वारा दिखाया गया है कि Zn+H2SO4 से मिलकर बना ZnSO4+H2। यहाँ पे Zn, यहाँ भी Zn, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, SO4 यहाँ भी एक, फिर SO4 यहाँ भी, H2 इधर भी और H2 इधर भी, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान है, यानी कि यह समीकरण संतुलित है। अब समझ में आपको आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कहने से क्या मतलब है। उसे आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, यानी कि LHS में जिंक 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 3 और ऑक्सीजन 4, उसी तरह RH में भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण संतुलित है। अब आप इस समीकरण को संतुलित करने का प्रयास कीजिए। FeH2O से Fe3O4+H2 में अभिकारक और उत्पाद के बीच परमाणु की संख्या को देखें तो भिन्नताएं समझ में आती हैं। जैसे कि इसमें और इसमें ये तो ठीक है, लेकिन इसमें और इसमें, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 परमाणु ही मात्र है, जबकि यहाँ पे 4 है। तो यहाँ भी 4 करने के लिए इसे 4 से गुना करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो अब ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन ये जो हाइड्रोजन के अणु हैं ये 8 हो गए। तो यहाँ भी 8 करने के लिए इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब ये भी बराबर, ये भी बराबर, ऑक्सीजन भी बराबर और ये भी बराबर। Fe उत्पाद में 3 है जबकि अभिकारक में 1 है, तो इसे 3 करने के लिए हम इसे यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हो गया हमारा यह समीकरण संतुलित। तो इस तरह से हम इस समीकरण को संतुलित किए। ऐसे ही आप
जितने भी समीकरण होते हैं इस तरह से संतुलित कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। भौतिक अवस्थाएं क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारक और उत्पादों के गैस, द्रव, ठोस अवस्थाओं को क्रमशः हम इसमें लिखते हैं। गैस है तो G, द्रव है तो Al, जलीय है तो AQ एक्वा, ठोस है तो S। इसे हम कहते हैं भौतिक अवस्था और इन संकेतों के माध्यम से निरूपित करते हैं। जैसे कि आप इस समीकरण में देख सकते हैं कि यहाँ पे S है यानी कि Fe क्या है? सॉलिड है। O H2O, यहाँ पे O जो है ऑक्सीजन गैस है, और यहाँ पे O जो है ये क्या है? सॉलिड है यानी कि FeO की बात की जा रही है, और यहाँ पे H2 यानी कि गैस है। सकते हैं कि H2O गैस, जबकि H2O यानी कि ये तो लिक्विड होता है, जल का रासायनिक सूत्र है, लेकिन यहाँ पे गैस का चिन्ह इसलिए दिया गया है क्योंकि H2O यहाँ पे वाष्प के रूप में लिखा गया है। अभिक्रिया की परिस्थितियों को जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि को इस तीर के ऊपर भी लिख करके दर्शाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को निरूपित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ प्रश्न हैं जिसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है, और संतुलित कैसे किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया का नाम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, संयोजन यानी कि जुड़ाव, दो या दो से अधिक चीज़ों का जब जुड़ाव होता है, जुड़ करके किसी एक चीज़ का निर्माण होगा तो उसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि चीनी और पानी यानी कि चीनी और जल दोनों को मिला करके हम क्या बनाते हैं, शरबत। तो जब दो तत्व मिल करके एक नए तत्व का निर्माण करता है तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि CaO इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। ये जल के साथ तीव्रता के साथ अभिक्रिया करके बुझे हुए चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH2 का निर्माण करता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जो थे ये जल से मिल करके एकल उत्पाद यानी कि CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो कई आपने इससे पहले अभिक्रिया में देखा, संयोजन अभिक्रिया में, कि हमने जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाया तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऊष्मा की उत्सर्जन हुई। यहाँ पे ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है, और जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण यहाँ भी दिए गए हैं, जैसे कि CH4 गैस को जब ऑक्सीजन यानी कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जब रिएक्शन होता है, तब CO2 गैस और 2H2O गैस उसके साथ ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। इसे एक और नाम से जाना जाता है अपघटन।
अपघटन का मतलब शायद आप जानते होंगे, अपघटन यानी कि टूटना, संयोजन यानी कि जुड़ना, वियोजन और अपघटन यानी कि टूटना। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फेरस सल्फेट को जब हमने हीट करा तो फेरिक ऑक्साइड बना, यानी कि एक पदार्थ दो पदार्थों में टूट गया। तो इसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं तो इस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि CaCO3 चूना पत्थर को जब हम हीट करते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। तो ये भी वियोजन अभिक्रिया के ही उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल आप यहाँ भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया हम उस अभिक्रिया को कहते हैं, जैसे कि आप इस रासायनिक अभिक्रिया को जब हम गौर से देखेंगे तो यहाँ से SO4 निकल करके इसके साथ जुड़ जाता है और आयरन सल्फेट का निर्माण करता है। तो जब इस तरह की रिएक्शन होती है तो उसे हम कहते हैं विस्थापन रिएक्शन। और जब इसके भी साथ अगर कुछ तत्व जुड़ा हो, कुछ परमाणु जुड़े हो अलग तत्व के, और वो इसके साथ नहीं बल्कि इसके साथ जुड़ जाए और इसका कुछ तत्व यहाँ से निकल के इसके साथ जुड़ जाए, तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं द्विविस्थापन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है द्विविस्थापन रिएक्शन के बारे में, और आप इसमें देख सकते हैं कि Na2SO4 से SO4 निकल करके Ba के साथ आ जाता है यहाँ पे, तो बना जाता है BaSO4, और इसका Cl क्लोरीन निकल करके Na के साथ आ जाता है और बनाता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। इसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए आगे चलते हैं। उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, और इसे कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कि ऑक्सीजन किसी तत्व में जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, या फिर हाइड्रोजन अगर निकलता है तो भी ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन जुड़ता है तो रिडक्शन होता है, या फिर ऑक्सीजन निकलता है तो भी रिडक्शन होता है। तो इस तरह के हम रिएक्शन को कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि अपचयन रिएक्शन। और जब ऑक्सीजन जुड़ा तो इसे हम कहेंगे अपचयन रिएक्शन। जैसे कि आप इस रिएक्शन को देखें तो कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है यानी कि जलता है तो Ca2 कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कराता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अपचयन रिएक्शन। और दूसरी तरफ ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन निकले, जब हाइड्रोजन निकलेगा तब हम कहेंगे अपचयन रिएक्शन, तब भी हम कहेंगे उपचयन रिएक्शन। ठीक है, और जब अपचयन और उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया साथ साथ होगी तब हम कहेंगे इसे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य होता हो, यानी कि ऑक्सीजन हटता हो, जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो ऑक्सीजन इससे टूट रहा है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जब ऑक्सीजन का हास्य होता है तो कहते हैं कि इसका अपचयन हुआ है। ठीक है, और जब यह रिएक्शन अपचयन और उपचयन दोनों रिएक्शन हो तो इसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि हम इस रिएक्शन को अगर गौर से देखें तो इसके अंदर CuO से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? हास्य हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है, और यहाँ पे H2 जुड़ रहा है
तो उपचयन हो रहा है, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब दोनों हो एक ही रिएक्शन में तो उसे हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव को देखा है। उपचयन किसे हम कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को उपचयन कहते हैं, और अपचयन किसे कहते हैं, सॉरी उपचयन ऑक्सीडेशन को कहते हैं और अपचयन रिडक्शन को कहते हैं। अपचयन में क्या होता है और उपचयन में क्या होता है ये अब आप जान चुके हैं। तो आइए इसके दैनिक जीवन में अपचयन के अभिक्रिया के क्या प्रभाव होते हैं इसके बारे में जानते हैं। संक्षारण। तो आपने देखा होगा कि लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है उसके ऊपर। इसको हम कहते हैं लोहे में जंग लगना। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है कि क्या आपने चांदी और तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तब ये संक्षारित होती हैं और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे के रेलिंग, जहाज और धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है और लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर साल पैसा खर्च होता है, जिसके बारे में आपने पहले ही पढ़ा है। तो आशा है कि संक्षारण समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है विकृत गंधिता। ये क्या होता है, विकृत यानी कि खराब और गंधिता यानी कि गंध। तो वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रह जाती है, आप देखे होंगे कि जब आप घर से खाना लाते हैं और स्कूल में, कॉलेज में या फिर कहीं आप जब यात्रा में हो और जब उसे खोलते हैं तो एक गंध फैल जाता है पूरे वातावरण में और उसका स्वाद जो है वो भी परिवर्तित हो जाता है और गंध जैसी हो जाती है। तो वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखी रह जाती है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। अपचयनित होने पर तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं और उसके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं और वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से अपचयन की गति धीमी हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन से जब वो जुड़ जाता है तो उसके अंदर जो वसा है वो विकृत गंध उत्पन्न करती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि रोटी को एल्युमिनियम फॉयल में लपेट करके या फिर सब्जी को भी उसी के अंदर रख करके दिया जाता है होटलों में। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में भी ऑक्सीजन को हटा करके उसमें नाइट्रोजन जैसी गैस, जो कि कम सक्रिय गैस है, उसके अंदर युक्त कर दी जाती है ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके, वो ऑक्सीजन से संयोग ना कर सके। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने ढेर सारी चीज़ें सीखी। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए। यहाँ तक आप बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।